नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान। तो इससे पहले हमने स्थल मंडल यानी कि ज्योमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहां पर नया शुभारंभ करने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान का, जिसमें हम आपको जलवायु विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। जिसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है हमारा वायुमंडल की संरचना एवं वायुमंडल का संगठन। एक बड़ा क्वेश्चन है, लगभग हम जितने भी आपके एमपी टेट और अदर टेट और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर वायुमंडल की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उससे टॉपिक से रिलेटेड लगभग यहां पर हम 80 से 100 क्वेश्चन, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर आपका 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कितने क्वेश्चन आज हम कर पाते हैं तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर असेंडिंग ऑर्डर्स। अब इस क्वेश्चन का महत्व अगर आप देखोगे कितना कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया, एनवीएस टीजीटी 2019 में पूछा गया है, यूजीसी नेट जो जेआरएफ 2009 में, यूपी पीजीटी 2002 और 2010 में। एक बेसिक क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। कई बार हम इन छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना इन चीजों को, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझना होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या मध्य मंडल, फिर मध्य मंडल। तो यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि सबसे पहला कौन मिलेगा। तो हमें पूरा नहीं पढ़ना है कि सारा पढ़ते रहो। तो सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल मिलता है, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल। तो ए आंसर सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो पहला जो हमें याद रखना है वो वायुमंडल की संरचना को याद रखना है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो हमें कौन कौन से मंडल मिलते हैं। तो पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाओगे तो सबसे पहला जो आपको मंडल मिलेगा वो होगा दोस्तों आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के फिर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंडल मिलता है उसको कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, और समताप मंडल के बाद जाएंगे तो आपको मिलेगा आयन मंडल, आइनोस्फेयर या आयन मंडल कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिलेगा आपको मीजोस्फेयर। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, ए आंसर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल। क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। वह वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है क्या कहा जाता है। तो कुल मिला के किस परत को जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल की किस परत को जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, ये हमारी पृथ्वी की सतह पर होती हैं। तो सारी की सारी जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं, पृथ्वी की सतह से संबंधित हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर जो पहला मंडल मिलता हमें वो है क्षोभ मंडल। तो इसका मतलब इस पृथ्वी की सतह पर होने वाली जैविक क्रियाओं के साथ जो मंडल रिलेट करता है वो दोस्तों हमारा क्या हो सकता है, क्षोभ मंडल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, क्षोभ मंडल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ असर्टेशंस दिए हुए, कुछ रीजंस दिए हुए हैं। ए का मतलब यहां से कथन से है और ये कारण हो गया हमारा, वायुमंडल के सत्ताप मंडल को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य माना जाता है। समताप परत हमेशा स्थिर होती तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के लिए जानी जाती है। तो क्षोभ मंडल के वायुमंडल में सबसे नियर की लेयर कौन सी है, क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी की सतह के सबसे नीचे मिलती क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल।
तो जितने भी प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं, तो यहां पर याद रखना जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं हैं, पृथ्वी पर होने वाली सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जहां पर डिस्टरबेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार के डिस्टरबेंस एरिया में वायुयान चलाना उचित नहीं होता है। छोटी दूरी के या कम दूरी के जो डोमेस्टिक प्लेन्स हैं वो इस मंडल में जरूर चलाए जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेन्स हैं वो आपके कल चलते हैं कहां पर? इसी समताप मंडल में, क्योंकि यहां पर जो डिस्टरबेंस है वो बिल्कुल नाम मात्र का होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा सही होगा। समताप मंडल प्रदेश हमेशा स्थिर रहते था, हवाओं के ऊर्ध्वाधर पहचानी जाती है। तो यहां पर हवाओं का ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं होता, हवाएं हमेशा क्षैतिज प्रवाह में चलती है। तो हवाओं का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? क्षैतिज होता है। तो इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा वर्टिकल नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना चाहिए था। इस हिसाब से ए कथन सही है, जबकि बी कथन क्या है हमारा? गलत है। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा? ए आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय प्रकाश की घटना पाई जाती है? तो ध्रुवीय प्रकाश किस मंडल में पाया जाता है? तो ध्रुवीय प्रकाश का संबंध हमारा किससे है? आयन मंडल से है, जिसको अरोरा, जिसको दो नामों से जाना जाता है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो ये ध्रुवीय प्रकाश को ऑस्ट्रियालिस दो नामों से जाना जाता है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो पहला याद रखना, ये ध्रुवीय प्रकाश की घटना कहां देखने को मिलती है? आयन मंडल के अंदर मिलती है, जहां पर लाइट्स की बहुत ज्यादा स्कैटरिंग टाइप की होती है, और जो कण है लाइट के, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो ब्लास्टिंग होती है तो बहुत ज्यादा लाइट है। तो इस लाइट को देखने के लिए हमें अंधेरे में जाना पड़ेगा। तो या तो इसको आप नॉर्थ पोल पर फेस कर सकते हो या फिर साउथ पोल पर। अगर उत्तरी ध्रुव पर अगर हम इस लाइट को देखते हैं उत्तरी ध्रुव से, तो ये अरोरा बोरियोलिस के नाम से जानी जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानी जाएगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर ध्रुवों पर ही क्यों देखते? भैया दिन में अगर पटाखे चलाओगे, अगर कोई व्यक्ति दिन में पटाखे चलाएगा, दीपावली आने वाली है तो दिन में पटाखे चलाओगे तो उन पटाखों की रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो दिन में चले। रॉकेट लॉन्च करोगे, ऊपर छोड़ोगे, तो वो दिन में अगर ब्लास्ट करेगा तो ऊपर जाके जो लाइटनिंग है वो दिन में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी लाइट बहुत ज्यादा है। तो हमारी पृथ्वी पर जो ध्रुव है, ध्रुवों पर लाइट क्या होती है? सबसे कम पाई जाती है। तो सबसे कम लाइट होने के कारण वहां से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो चमकता हुआ क्या हमें दिखाई देता। तो ये अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटना याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आइनोस्फीयर? तो आइनोस्फीयर में कौन सा फैक्ट सही नहीं है? ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। तो बिल्कुल सही है कि जो आयन मंडल होती है, तो आयन मंडल की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो यही है कि ये रेडियो वेव्स को क्या है, यहां से रिफ्लेक्ट कर देता है। यह गैसें आयनिक रूप में होती है। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, 1 मिनट में आ रहा हूं, है ना बेटा? चलो ठीक है, आज थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, सूर्य से जुकाम वगैरह काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। तो आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अबाउट ट्रू आइनोस्फेयर? तो पहला, ये रेडियो वेव्स को परावर्तित करता है, और यहां पर क्या है, आयनाइजेशन की क्रिया होती है, आयनीकरण की क्रिया होती है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा? आयन मंडल। यह वातावरण की सबसे ठंडी परत है,
या मध्य मंडल और ताप मंडल थर्मोस्फीयर के मध्य अध्यारोपित है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मध्य मंडल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर आयनाइजेशन होने के कारण, तो इसी थर्मोस्फीयर में सॉरी आइनोस्फीयर में आयनाइजेशन होने के कारण टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो ये ठंडी परत की जगह अगर इसको सबसे गर्म परत कहा जाए तो वो ज्यादा सही होगा। तो आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा, सी आंसर ज्यादा बेस्ट होगा। वायुमंडल की परत जो अपलिटन परत के नाम से भी जानी जाती है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नॉन द एप्लिटन लेयर। तो ये भी आपका आयन मंडल से ही जुड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन भी किससे जुड़ा हुआ है, आयन मंडल से। देखो जब भी इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, या तो सबसे ज्यादा आयन मंडल से पूछे जाएंगे या सबसे ज्यादा आपका क्षोभ मंडल से पूछे जाएंगे। तो ये दो मंडलों को आप अच्छे से कर लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मंडल से आते हैं। तो एप्लिटन लेयर किसको कहा जाता है, तो एफ लेयर को एप्लिटन लेयर के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है इसको जरा समझे। यहां पर पूरा टॉपिक समझ लेना, ये पूरे का पूरा एक आयन मंडल का चित्र, मैंने यहां पर केवल आयन मंडल को टारगेट किया है। तो आयन मंडल को ए बी सी डी में डिवाइड ये किया जाता है। ए बी सी डी में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इससे पहले तीन परतें हमारी वायुमंडल की और है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इससे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल तीन परतें मिलती है। तो ए बी सी और आयन मंडल को हम किसमें काउंट करते हैं, तो यहां से जो आयन मंडल हमारा वास्तव में स्टार्ट होता है, तो उसी आयन मंडल को हम डी लेयर बोलते हैं। तो ए मंडल हो गई क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल। तो डी लेयर को क्या बोला जाएगा, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब इस डी लेयर को भी दो तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि पूरे का पूरा जो आयन मंडल है इसको हम दो तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले भाग को बोलते हैं डी लेयर, डी के ऊपर आता है ई लेयर, फिर ई के बाद एफ लेयर, फिर एफ के बाद आती है जी लेयर। यहां पर एफ लेयर को भी F1 F2 में डिवाइड किया जाता है। तो अभी केवल इतना याद रख लो कि सबसे नीचे की लेयर डी, तो डी लेयर किसे कहा जाता है, तो आयन मंडल को डी लेयर के नाम से जाना जाता है। अब डी कहां से निकल कर आया, क्योंकि आयन मंडल से पहले हमें तीन लेयर और मिलती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो ए बी सी, तो डी नंबर पर मिलने वाली परत को यहां पर क्या बोला जाएगा, आयन मंडल बोला जाएगा। और इसी ई लेयर को यहां पर, इसी जो ई लेयर है यहां पर, इसी लेयर को कैनली हैवीसाइड, तो कैनली हैवीसाइड लेयर के नाम से जाना जाता है। और जो यहां पर एफ लेयर आ रही है दोस्तों, इस लेफ्ट लेयर को एप्लिटन लेयर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आती है हमारी कौन सी, जी लेयर आती है। तो ये खास तौर पर ई लेयर और एफ लेयर को याद रखना। तो डी लेयर को नॉर्मली हम आयनोस्फीयर ही बोलेंगे, इसमें से ई लेयर को हैवीसाइड लेयर बोला जाएगा और एफ लेयर को आपका एप्लिटन लेयर के नाम से जाना जाएगा। यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं कि यहां पर क्या होता है। तो इस लेयर का जो सबसे प्रमुख कारण है, जो सबसे प्रमुख इसकी भूमिका है कि ये जो रेडियो वेव्स हमारी पृथ्वी से जाती हैं, इन रेडियो वेव्स को परावर्तित करने का जो काम है वो किसका होता है, तो ये जो रेडियो तरंगे हैं, इन रेडियो तरंगों को जो रिफ्लेक्ट करके हमारी पृथ्वी पर ये वापस भेजती है, तो वो आयन मंडल की भूमिका। तो याद रखना, अगर ये आयन मंडल की परत ना होती, अगर ये आयन मंडल हमारी वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता, तो आज हम जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जितना भी हम टीवी चैनल, सैटेलाइट वगैरह यूज करते हैं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ये प्रकृति का वरदान है, लेकिन आज हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, तो उसके अंजाम भी हमें धीरे धीरे भुगतने पड़ेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो यहां पर पहली चीज, तो ये रेडियो वेव्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये लेयर से टकराएंगी, रेडियो वेव्स क्या हो जाएंगी, वापिस हो जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग लेवल पर देखेंगे, स्टार्टिंग में हमने जब पिक्चरें बनाई तो सिनेमा आने से पहले रेडियो का आविष्कार हुआ। रेडियो का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि ये जो तरंग है, ये जो लेयर है, ये केवल साउंड वेव को ही, तो यहां पर जो रेडियो तरंगे कहने का मतलब है साउंड है। रेडियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेडियो में केवल साउंड ही सुनाई देता है, रेडियो में कभी पिक्चर्स नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, रेडियो वेव्स बोला गया। तो ये साउंड वेव्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। पिक्चर्स जो होती है, पिक्चर को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए स्टार्टिंग में रेडियो का आविष्कार हुआ, क्योंकि नेचुरल तरीके से
हम अपने सिग्नल को वहां ऊपर भेजते थे और नेचुरल तरीके से वो सिग्नल हमारी पृथ्वी पर वापिस आ जाता था, जिससे रेडियो संचार क्या है बड़ी आसानी से चल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, पहली बार जब फिल्म बनाई, याद होगा भारत की पहली जो साइलेंट मूवी आती, मूक फिल्म आती, वो हरिश्चंद्र आती है, तो उस फिल्म के अंदर हम साउंड नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी, या तो हम साउंड का यूज कर सकते हैं या फिर हम पिक्चर का यूज कर सकते हैं, हम दोनों को यूज नहीं कर पाए। इसलिए हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, अभी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई थी, तो हमने पहली पिक्चर बनाई जिसमें केवल क्या था, वीडियो आ रहा था, ऑडियो उसमें हम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि जब हम यहां से रेडियो वेव्स को भेजेंगे, मान लो इसी के साथ हम पिक्चर वेव भी भेज रहे हैं, अगर हम रेडियो और पिक्चर को एक साथ चलाते हैं तो ऊपर से क्या होगा, आयन मंडल से, मान लो यहां पर हमने अपना सैटेलाइट भी लॉन्च कर रखा है, तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है कि आपने पिक्चर और रेडियो दोनों सैटेलाइट के पास भेजा, लेकिन पिक्चर वेव तो चली जाएगी सैटेलाइट के पास, तो पिक्चर को आपका पहुंच गया सैटेलाइट के पास, लेकिन ये जो आयन मंडल के लेयर है ये आपकी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर वापस पहुंच जाएगी, तो पिक्चर आने से पहले आपके पास ऑडियो पहुंच जाएगा। तो सोचो कितना मजा आता वो टीवी देखने का जिसमें ऑडियो पहले होता और डांस बाद में चलता होता, पहले ऑडियो आता उसके बाद क्या होता, डांस चलता। तो ये पिक्चर देखने का मजा ही नहीं होता। इससे अच्छा या तो आप केवल साउंड देख लो या फिर केवल आप मूवी देख लो, पता लगे वो कुछ कहेगा, दूसरी बार जब आ रहा था फाइटिंग चल रही है, जब गाना आधा खत्म हो गया उसके बावजूद भी वो लोग नच रहे हैं, ऊपर से डायलॉग स्टार्ट हो गए उसमें भी डांस चल रहा है, तो पिक्चर का बैलेंस ही खराब हो जाता। तो इसलिए हमने पहली जो मूव फिल्म बनाई उसमें साउंड डाला ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट सैटेलाइट के बाद भेजा सिग्नल और सैटेलाइट से हमारी पिक्चर आ गई, तो हमने केवल क्या देखा, पिक्चर को देखा। लेकिन हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या कर ली है, अपडेट कर ली। हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं जिसमें पिक्चर वेव्स के अंदर ही हम साउंड वेव्स को छुपा देते हैं और ये आयन मंडल से छुपकर बाहर निकल जाती है। तो जब आयन मंडल से वो रेडियो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो ये सीधा सैटेलाइट के पास चला जाएगा और सैटेलाइट डायरेक्ट दोनों को क्या करेगा, एक साथ भेज देगा। तो इसलिए आज हम देखते हैं जब हम सिग्नल का यूज करते हैं तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ दिखाई देता, एक सेकंड का भी लैग पॉइंट उसमें नहीं मिलता। अब ये समझ में आ गया। अब ये जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जो यहां से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती हैं, इनकी अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे जो लॉन्ग वेवियो रेड से लेंथ है, जिनकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा वेव लेंथ सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगी, मीडियम वाली सबसे बाद होगी, शॉर्ट वाली, तो जो दीर्घ तरंग वाले हैं वो सबसे पहले होंगे, मध्यम वाले सबसे बाद में जाएंगे और लघु वाले सबसे बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्ट होती है वो दीर्घ तरंगे होती हैं, फिर मध्यम और उसके बाद क्या होती हैं, लघु तरंगे इस आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है, जब एक्स और गामा रेज आती हैं, तो एक्स रेज या गामा रेज जब हमारे वायुमंडल में पहुंचती हैं तो इसी समय ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स हैं, तो इन्हीं में क्या होता है, आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इन्हीं के आयनीकरण होने से यहाँ पर क्या है, एनर्जी रिलीज होती है और उसी चमकती हुई एनर्जी को उत्तरी ध्रुव में अरोरा ओरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस के नाम से, उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए आइनोस्फीयर को कई बार थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, तो ये हम जानते हैं। तो जितने प्रकार की जलवायु और मौसम की घटना है वो सब की सब कहां पूरी होती हैं, वो सब घटित होती है हमारे क्षोभ मंडल के अंदर, चाहे बरसात हो, चाहे बादल बने, चाहे आंधियां चले, चाहे तूफान चले, चाहे चक्रवात चले, जो भी XYZ वायुमंडल की घटना वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में ही कंप्लीट होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों में सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर। इसको हिंदी में क्षोभ मंडल सही लिखेंगे, तो ये गलत लिखा हुआ हिंदी में, तो इसको हम क्षोभ मंडल बोलेंगे। तो सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल। अगर क्षोभ मंडल के बारे में एक दो चीजें देखो समझना चाहते हो, तो ये हमारी पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी की सतह के सबसे पहली जो परत मिलेगी, जो सबसे पहली परत मिलेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर कहलाएगी। और इसी क्षोभ मंडल के ऊपर जहां तक ये क्षोभ मंडल है उसको क्षोभ सीमा के नाम से
जाना जाता है। तो क्षोभ सीमा तक क्या होता है, हमारा क्षोभ मंडल होता है। अब इस क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जब दिन के समय, तो दिन के समय क्या होता है कि डे में जब दिन का समय होता है तो दिन के समय पृथ्वी पर इंटर करता है सौर विकिरण। तो जब सौर विकिरण हमारी पृथ्वी पर आता है तो क्षोभ मंडल से होते हुए हमारी पृथ्वी की सतह के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। तो दिन के समय पृथ्वी की सतह क्या करती है, आगे जाकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे तापमान का पूरा, वहां पर इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा जाएगा। ऊष्मा बजट हम पढ़ेंगे, उस ऊष्मा बजट में हम समझ सकते हैं कि यह वर्क कैसे करेगा। तो ये सौर मंडल को अवशोषित करती हैं और रात के समय क्या होता है, इससे ये रेडिएशन, तो ये जो विकिरण रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको आगे जाकर हम SWR के नाम से पढ़ते हैं। और नाइट के समय जब ये परावर्तित होता है तो इसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो आने वाले को सौर विकिरण और जाने वाले को क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण। जब पार्थिव विकिरण हमारे इस वायुमंडल से आता है, कुछ यहीं पर रह जाता है, कुछ यहां से वापिस निकल जाता है, इसको कहते हैं LWR। अब ये आगे जाके पढ़ाऊंगा SWR और LWR में मीन्स क्या होता है। इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। तो पहली चीज है कि जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल का जो घनत्व है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे नीचे है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी भी यहाँ सबसे ज्यादा काम करती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो वायुमंडल की जो परतें वो सबसे ज्यादा जो गैसों का कंपोजिशन है वो नीचे की परत में ही पाया जाता है। तो सघनता ज्यादा है। और ये LWR जब इस सघनता को क्रॉस करती है तो यहाँ पर ये क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो इसी के कारण क्या होता है, हमारे वायुमंडल में तापमान मिलता है। तो क्षोभ मंडल में तापमान का कारण क्या है, सूर्य से आने वाला विकिरण नहीं बल्कि पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण, क्योंकि सूर्य से आने वाला विकिरण इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ इंटर करता है कि हमारा वायुमंडल उसको अवशोषित नहीं कर पाता। और ये बिना वायुमंडल में थोड़ा बहुत अवशोषित होता है, वो हम ऊष्मा बजट में पढ़ेंगे कि कितना अवशोषित होता है। और हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और पृथ्वी की सतह उसको अवशोषित करती है। नाइट में जब इसको रिफ्लेक्ट करती है तो वो जो ऊष्मा पृथ्वी से निकले उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। इसके अलावा यहां से हीट निकलती है। जब ये पृथ्वी की सतह गर्म होती है तो यहां से क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। तो यहां से क्या निकलेगी, आपकी हीट भी निकलेगी। तो इस हीट से भी क्या होता है कि जो वायुमंडल के आसपास की वायु है, तो हीट निकलने से वायु भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। जब वायु गर्म होती है तो उससे संवहनीय तरंगे उठने लगती हैं। तो संवहनीय तरंगे यहाँ पर क्या है, पैदा होते हैं। और इन्हीं संवहनीय तरंगों के कारण जब ये हीट यहाँ से ऊपर की ओर उठती है तो ये नीचे क्या बना देती, लो प्रेशर क्रिएट करती है। और ऊपर जाकर ये क्या करती, जब जलवाष्प अपने साथ अगर ये लेकर जाती है, तो यही कन्वेक्शनल करंट अगर जलवाष्प लेकर जाती है तो यहीं पर बादलों का निर्माण होता है। और फिर इन्हीं बादलों से क्या यहाँ पर वर्षा भी देखने को। तो ये जितने भी प्रकार की घटनाएं हैं ये हमारी क्षोभ सीमा में होती हैं। तो यहाँ पर जो क्षैतिज वायु संचलन है, तो क्षैतिज रूप से जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं वो भी इसी मंडल के अंदर ही चलती। तो समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं हमें इसी क्षोभ मंडल के अंदर देखने को मिल जाती। इसलिए वायुयान इसमें वायु चलाना उचित नहीं समझते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, वॉल एलन विकिरण रेखा। तो वॉल एलन रेडिएशन बेल्ट, रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है एक्सोस्फीयर को, जो सबसे बाहर वायुमंडल होता है। तो वहां पर क्या होता है, रेडिएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे बाह्य परत को रेडिएशन या वॉल एलन विकिरण रेखा कहते हैं। एप्लेटन परत हम पढ़ चुके हैं कि एप्लेटन परत तो एफ परत को कहा जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों तो सही है। कैनली हेविसाइड और मौसमी घटनाओं की छत, रूप ऑफ द वेदर फेनोमिना। तो जितना भी ये वेदर फेनोमिना है ये सब ट्रोपोपॉस्मी ही होता है। तो तीन स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कैनली हेविसाइड जो साइड है, तो कैनली हेविसाइड किसको बोला जाता है, ये एफ लेयर को बोला जाता है, डी लेयर को नहीं बोला जाता। तो हमारा सही आंसर क्या निकल कर आएगा, सी इज अ बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान टीजीटी एसएसटी का क्वेश्चन है। अगला, क्षोभ मंडल में वायु की गति का कारण क्या है। तो क्षोभ मंडल में वायु की गति क्यों होती है, देखो अभी मैं आपको बता चुका था कि जो हमारा सबसे नीचे की परत है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी की सीमा में ये क्या मिलेगा, पूरे का पूरा क्षोभ मंडल मिलेगा।
इस क्षोभ मंडल में क्या होता है, जब किसी भी स्थान पर, यहां पर अगर मान लो हाई टेम्परेचर है तो किसी दूसरे स्थान पर हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहा हो। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है जिसको संवहनी तरंगे बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, और ठंडे क्षेत्र में हवा नीचे आती है जिसको कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। अब जब हवा नीचे से ऊपर उठ जाएगी, जब ये एयर यहाँ की नीचे से ऊपर चली जाएगी तो यहाँ का एरिया खाली हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर। और जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ पर एयर जब नीचे आएगी तो यहाँ क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलती है, लो प्रेशर। तो इस तरीके से हवा हमेशा हाई प्रेशर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो क्षोभ मंडल में वायु की गति किन कारणों से होती है, तो सोलर विंड के कारण तो नहीं होगी, जबकि संवहनीय तरंगों के कारण होती, कन्वेक्शनल करंट के कारण ही। अगर कन्वेक्शनल करंट ऊपर नीचे नहीं जाएंगी तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, अगर प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ तो कभी भी हवाओं की गति में मोशन नहीं बन पाए, कभी हवा गति नहीं कर पाएगी। आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती है। देखो अभी मैंने आपको आयन मंडल पढ़ाया था, तो आयन मंडल में आपको बताया गया था कि जो पूरे का पूरा हमारा मान लो ये आयन मंडल है, इसको 2-3 लेयर में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस आयन मंडल को हम 2-3 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डी लेयर, फिर ई लेयर, फिर एफ लेयर, ठीक है। इसके बाद ये 3-4 लेयर आपको याद रखना, पहले डी लेयर, फिर ई लेयर, फिर एफ लेयर और फिर जी लेयर। तो यहां पर क्या होता है कि जब यहां से रेडिएशन हमारा पृथ्वी की सतह से आता है, तो रेडिएशन जब आता है तो ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट करने की पहली जिम्मेदारी होती डी की, फिर इसको ई रिफ्लेक्ट करेगी, फिर एफ रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो सबसे लॉन्ग है वो पहले रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर जो मीडियम है वो बाद में रिफ्लेक्ट होंगी, और जो सबसे शॉर्ट है वो सबसे बाद में। तो एफ लेयर के पास पहुंचेंगी सबसे शॉर्ट। तो परत की लघु तरंगें को परावर्तित कौन करता है, तो सबसे जो शॉर्ट वेव्स हैं उनको परावर्तित कौन करेगा, तो वो आपका करेगा एफ लेयर। तो सबसे शॉर्ट कौन सी है, एफ लेयर के पास पहुंचेंगी। तो एफ लेयर यहां पर क्या करेगी, इसको परावर्तित कर देगी। तो सबसे लॉन्ग, फिर शॉर्ट और फिर सबसे शॉर्ट, ठीक है। यहां पर हम देख चुके थे। तो डी लेयर क्या करती है, लॉन्ग वेव को रिड्यूस करती है, ई लेयर मीडियम को, और एफ लेयर सबसे छोटी जो लघु तरंगे होती है उनको रिफ्लेक्ट करती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तन करती हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो एक ही लेयर है हमारा, कौन सा, आयन मंडल। सॉरी, कहाँ गलत आंसर लगा दिया हमने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा बेटा क्या आएगा, आयन मंडल। अब देखोगे आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही किससे पूछे जा रहे हैं, या तो क्षोभ मंडल पर आ रहे हैं या फिर आयन मंडल पर आते हैं, इसलिए ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है आयन मंडल। अगर आप आयन मंडल को अच्छे से पढ़ लोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज आल्सो नोन एज द आयोनोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। क्योंकि आयनो मंडल, आयनो जो स्फीयर है, जो हमारा आयनोस्फीयर है, तो इस आयनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसमें तापमान में क्या है, वृद्धि होती है, तापमान तेजी से बढ़ता है। तो तापमान में वृद्धि होने के कारण, तो आयनोस्फीयर में जब तापमान में वृद्धि होती है, तो तापमान में वृद्धि होने के कारण ही इसको, और वृद्धि होने का कारण क्या है, आयनीकरण। तो एक्स और गामा किरणें जब ऑक्सीजन के अणुओं के साथ गति करती हैं तो उसी को कहते हैं आयनीकरण। तो इसी आयनीकरण के कारण तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए इसको ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो तापमान मंडल के नाम से या ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आनी क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो पहला आपका जो आयन मंडल है वो आपको यहां पर मिलेगा, इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये थर्मोस्फीयर क्या करता है, एक्स और गामा रेस के साथ मिलकर जब इसमें ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तो ये आपस में क्या है, आयनीकरण करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। यहाँ पर देखेंगे कि जो क्षोभ मंडल है वो 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर लिखा हुआ। तो जो 16 किलोमीटर की दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है। तो क्षोभ मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर, और जो न्यूनतम ऊंचाई है वो
न्यूनतम ऊंचाई कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है। तो भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर क्या होता है? न्यूनतम ऊंचाई होती है, क्योंकि क्षोभ मंडल एक क्या है? वायुमंडल की लेयर ही तो है। तो हमारी भूमि, अब देखो क्यों होता है ऐसा, इसको भी समझ लो लगे हाथ। ऐसा क्यों होता है कि ये, अगर मान लो कि हम ये पृथ्वी को इस तरीके से बनाएं और इस पृथ्वी पर हम ये समझें कि जो हमारा, ये मान लो इधर ध्रुवों वाली साइड हो गई और ये हमारा सेंटर में विषुवत रेखा हो गई, तो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर जो लेयर बनेगी हमारे वायुमंडल की, वो क्या हो जाएगी? थोड़ी ऊंची हो जाएगी। तो इस तरीके का हमारा वायुमंडल बनेगा। तो यहां पर ऊंचा क्यों उठ रही हैं गैसें? तो हवाएं ऊपर क्यों उठ रही हैं? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो वायु है, जो गैसें हैं, वो गर्म रहेंगी, गर्म होकर हल्की होंगी, तो हल्की होकर क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी। तो इसलिए भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ सीमा है उसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, और ध्रुवों पर ये क्या होती है? हवाएं ठंडी होती हैं। तो ठंडी होने के कारण नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये ऊंचाई आपकी एवरेज 8 किलोमीटर होती है और ये एवरेज आपकी 16 किलोमीटर होती है। समझ में आ गया? तो विषुवत रेखा पर, जैसे हम पृथ्वी पर ऐसे बना सकते हो, तो इसके चारों ओर का जो वायुमंडल रहेगा, ये विषुवत रेखा का एरिया, ये ध्रुवों का है। तो ध्रुवों के पास में वायुमंडल काफी नजदीक रहेगा, भूमध्य रेखा पर वायुमंडल क्या है? काफी ऊंचा रहेगा। समझ में आ गया? और दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि समस्त प्रकार की जो मौसमी घटनाएं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। और एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको बताऊंगा, वो लाइफ लाइन याद रखना, हमेशा लाइफ टाइम आपको काम करेगा। तो पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की सीमा कितनी होगी? 8 से 16 किलोमीटर। फिर आपका क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर आएगा। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही हमें लगभग 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, तो ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, यानी कि स्ट्रेटोपोस मिलेगा। तो इस स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल समताप मंडल में ही हमें क्या मिलती है? एक ओजोन लेयर की लेयर मिलती। फिर मध्य मंडल आएगा, ये 80 किलोमीटर तक रहेगा, और आयन मंडल आपका 4000 किलोमीटर तक और 1000 किलोमीटर तक मेनली हमारा वायुमंडल रहेगा। उसके बाद अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो 1000 किलोमीटर तक हमारा गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा, सेलेस्टियल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि पृथ्वी की सतह से अगर हम देखें, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। अगर पृथ्वी की सतह से जाएंगे तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से अगर हम कितना भी ऊपर जाते हैं तो तापमान में हमेशा क्या होगी? कमी आएगी। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमेशा तापमान में क्या होती है? कमी आती है, क्योंकि तापमान जो है वो मेनली यहाँ से निकलने वाले रेडिएशन पर डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं हम पार्थिव विकिरण। तो आने वाले को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, जाने वाले को काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर जो तापमान देखा जाता है वो, क्योंकि सोलर रेडिएशन तो बहुत फास्ट होता है, जो लंबे समय तक निकलता है वो हमारा पार्थिव विकिरण होता है, LWR। तो इसी LWR के कारण क्या हो रहा है? हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होगा और ये जो विकिरण है ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो टेम्परेचर किस तरफ से स्टार्ट हुआ है? तो टेम्परेचर यहां से स्टार्ट हुआ है, और फिर ये यहां से टेम्परेचर ऊपर जब जाएगा तो टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी होगी। तो यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर और यहां पर क्या रहेगा? मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। जैसे आप सर्दी में अलाव तापते हैं, आग जलाते हैं, गैस हीटर जो भी है, तो जितना उसके पास रहेंगे आग के, उतना ज्यादा आपको गर्मी महसूस होगी। जितना हाथ उससे दूर करते जाएंगे हमें गर्मी कम महसूस होगी। तो इसी तरीके से मान लो कि जो पृथ्वी की सतह है, जो दिन के समय क्या करती है? पृथ्वी की सतह दिन के समय क्या करती है? ड्यूरिंग डे टाइम यहां से SWR को अवशोषित कर लेती है, सोलर रेडिएशन को अवशोषित करती है, जिस कारण ये पृथ्वी की सतह गर्म होती है। नाइट में रेडिएशन निकलता है, तो इसलिए रेडिएशन पृथ्वी के सतह से निकल रहा है। ऊपर की ओर जाने पर तापमान में क्या होती है? कमी आती है। तो ये इसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। इसी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य ताप। ये हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे आगे जाकर टेम्परेचर का, उसमें हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, एडियाबैटिक रेट्स क्या होती हैं, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, एडियाबैटिक चेंजेस क्या होता है। तो सामान्य ताप ह्रास दर का मतलब होता है जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, तो उस स्थिति को नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल
लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखें क्या है। हाँ, ये जो लेयर था मैं इसको पूरा एक बार क्लियर करवा दूं आपको। तो यहां से क्या हो रहा है, सतह से नीचे जाने पर, तो ओवरऑल याद रखना कि अगर हम ओवरऑल नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहां पर ओवरऑल में क्या हो रहा है, तापमान में कमी होगी। तो ओवरऑल याद रखना, तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सतह से ऊपर जाने पर ओवरऑल तापमान में कमी आती है। तो ये हमारी सतह है, सतह से ऊपर जाएंगे तो ओवरऑल क्या होगी, तापमान में कमी आएगी। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर तक क्या होगा, तापमान कम होगा। तो यहां पर देखो टेम्परेचर कम है, तो यहां से तो क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर रहा होगा, मान के चलो कि यहां पर हम 50 डिग्री टेम्परेचर को लेकर चल रहे हैं, तो इसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, यहां से ऊपर जाने पर और ज्यादा कम होगा। तो यहां पर जो टेम्परेचर है उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो जो क्षोभ मंडल में तापमान है उस क्षोभ मंडल के तापमान से मध्य मंडल का, सॉरी, समताप मंडल का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम रहेगा। अगर हम इससे और ऊपर जाते हैं, ओजोन लेयर में जाते हैं, तो ओजोन लेयर में क्या होता है, यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं। तो यहां पर कुछ यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणें। तो ये ओजोन लेयर का जो प्रमुख भूमिका होती है वो होती है इन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करना। तो जब किसी हीट को आप एब्सॉर्ब करेंगे, किसी अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब करेंगे, तो एब्सॉर्ब करने के कारण वहां पर क्या होगा, तापमान में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। तो जब आप हीट को एब्सॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर अल्ट्रावायलेट रेस को जब अवशोषित किया जाता है, तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब करेंगी तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मली ऊपर जाने पर टेम्परेचर में क्या हो रही थी, कमी। तो क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर कमी आती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेस के कारण इस समताप मंडल के अंदर, तो ये पूरे का पूरा समताप मंडल है, तो इसी समताप मंडल के अंदर हमें ओजोन लेयर मिलती है। तो ये इसी का पार्ट है, याद रखना। तो इसी समताप मंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, तो समताप मंडल में तापमान में वृद्धि क्यों होती है, तो समताप मंडल के तापमान में वृद्धि होने का जो कारण है वो है ओजोन लेयर में अवशोषित होने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस। इसके बाद टेम्परेचर यहां बढ़ा, यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा था, यहां पर टेम्परेचर बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम ज्यादा हो गया। अब यहां पर फिर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगली लेयर में जाकर टेम्परेचर फिर कम होना चाहिए। तो वास्तव में जो जितना यहां पर टेम्परेचर है, मान लो यहां पर 50 था, यहां पर 60 डिग्री हो गया, यहां पर टेम्परेचर फिर डाउन होगा तो 40 डिग्री आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो इस लेयर में तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर जब हम आयन मंडल में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट देखो बिल्कुल मैच खा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैच खा रहा है हमारे कॉन्सेप्ट के साथ कि सतह के ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। ये डिग्रियां मैं सब अंदाजे से लिख रहा हूं, ऑथेंटिक मत मान लेना इनको। फिर आगे जाने पर टेम्परेचर में फिर क्या होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब हम आयन मंडल में जाते हैं तो इस आयन मंडल के अंदर, तो ये समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल हो गया, इस आयन मंडल के अंदर जाते हैं तो आयन मंडल के अंदर एक्स गामा रेस और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणुओं का जब आयनाइजेशन होता है, तो आयनाइजेशन होने के कारण, आयनीकरण होने के कारण यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसको तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है, थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहां पर टेम्परेचर में फिर से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से चेंज हो चुका है। यहां पर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी तक सही काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट फिर से चेंज हो गया। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर तो लगातार कम होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में टेम्परेचर फिर कम होगा। इसके बाद यहां पर जाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर कम होगा और यहां पर फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। फिर टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम केवल आयन मंडल तक स्टडी करें, सबसे ज्यादा आयन मंडल तक स्टडी की जाती है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो बताओ इन सारे मंडलों में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर क्या है, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। फिर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कमी, तो सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर मान लो बढ़कर फिर आपका 60 या 70 डिग्री हो गया, तो सबसे कम टेम्परेचर जो मिलता है वो हमें मध्य मंडल के अंदर मिलता है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर में एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें ये जो नीचे की लेयर है तीनों,
मतलब आयन मंडल तक जो लेयर है इसको हम होमोस्फेयर के नाम से, और आयन मंडल से ऊपर की जो है उसको हेट्रो नाम से, यानी कि इसको विषम मंडल के नाम से और इसको सम मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो आपकी, तो देखो मैंने अभी बताया कि सबसे नीचे का जो मंडल है, तो सबसे नीचे क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, तो ये पहला हो गया क्षोभ। और क्षोभ के बाद क्या मिलता है, समताप मंडल। इसी समताप मंडल के अंदर एक लेयर पाई जाती है यहाँ पर, इसी लेयर को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये समताप मंडल के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। तो बेटा हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, बी बॉम्बे निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है। तो ये गैसों के आधार पर वायुमंडल की परतें दी गई हैं। तो देखो अगर हम वायुमंडल में जाएंगे पृथ्वी की सतह से, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में भी जाते हैं, तो सबसे नीचे जो पाया जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो यहाँ पर जो गैसें भी हैं, तो याद रखना जो गैसें सबसे भारी हैं वो नीचे रहेंगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो किस गैस की होगी, नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में जो गैस पाई जाएगी वो नाइट्रोजन गैस पाई जाएगी। तो यहां पर पहला आंसर हमारा 4 से स्टार्ट होगा, तो ये दो आंसर तो हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लेयर आपको फिर मिलेगी, तो इसका मतलब 2 आएगा, तो 4 के बाद 2 ये आ जाएगा, तो ये 1 होना चाहिए यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ। तो 4 2 उसके बाद आ जाएगा, देखो 4 2 से हमारा ऑप्शन आ जाता है, तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1। तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर आपका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको गैसों के आधार पर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ गैसेस है जिसमें वायुमंडल में 78% पर नाइट्रोजन पाई जाती है, बाकी 21% पर ऑक्सीजन है, 1% में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ा परसेंटेज नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर तीसरे नंबर पर ऑर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवें नंबर पर नियॉन, फिर हीलियम, फिर मीथॉन, फिर क्रिप्टॉन। ऑक्सीजन देखो जो ओजोन है O3 है वो 0.0003, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसकी भूमिका जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये कुछ गैसों का स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको तैयार कर लेना। इसके बाद दिया द ओजोन लेयर इज द एटमॉस्फेयर इज फाउंड एन अल्टीट्यूड ऑफ। तो यहां पर मध्य जो मंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो अभी हम पढ़ चुके थे, एक डायग्राम के अंदर हमने पढ़ा था ये पूरे का पूरा, कि जो हमारा ये लेयर रहेगी, तो जो ये वाली जो लेयर है ये हमारी 50 किलोमीटर तक होती है। तो इस 50 से लगभग 20 से 30 किलोमीटर से भी स्टार्ट करोगे, तो 20-30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में जाओगे। वैसे तो ये 8 किलोमीटर से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पर 16 किलोमीटर से, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर वाले भाग में रहती है, मतलब 50 के नीचे ही आपको ये लेयर मिल जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपकी होनी चाहिए, तो 50 से नीचे जाएगी, तो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में ये मिलनी चाहिए। मतलब इसको पूरे का पूरा आपका समताप मंडल को काउंट कर लिया गया। तो यहाँ पर पूरे का पूरा समताप मंडल दे दिया गया, तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही हमें क्या मिल जाती है, तो 60 किलोमीटर मैक्सिमम दी हुई है, वैसे 50 किलोमीटर होती है। 80 किलोमीटर हम जा नहीं सकते, 10 से 15 रह नहीं सकते, तो 50 के लगभग का जो आंसर वो हमारा आ जाएगा। तो 15 से 60 या 50 किलोमीटर के बीच में ये लेयर आपको मिल जाएगी, ओजोन लेयर। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओजोन पर ही आ रहे हैं, बार बार ओजोन पर आ रहे हैं। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में होती है। तो महासागरों के नीचे तो सबसे पहली लेयर होगी जिसको क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। तुम्हारी पृथ्वी की सतह या वायुमंडल हो या जल मंडल हो या हमारा स्थल मंडल, उसके कांटेक्ट में आने वाली पहली लेयर कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। अब जो ओजोन गैस है जो हमारे हानिकारक यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है,
जिससे कैंसर वगैरह होने की घटनाएं क्या है हमारी पृथ्वी पर सबसे कम हो जाती। चर्म रोग, सबसे स्किन की जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होती है। ये ओजोन लेयर की सबसे बड़ी भूमिका है कि ये ओजोन लेयर हमारी गैसों को क्या है, इनको सॉरी अल्ट्रावायलेट रेस को कंट्रोल करती है। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन, क्षोभ मंडल के बाद पहला क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर आपको समताप मंडल मिलेगा। तो इसी समताप मंडल के अंदर जो पूरी की पूरी एक लेयर पाई जा रही है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर क्या है, ये हमारे लिए, तो इसको ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है। तो इनमें सबके बड़ी भूमिका जो होती है वो ग्रीन गैस जो प्रभाव है वो यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्षोभ मंडल के नीचे देखने को मिल जाता है। अब क्या होता है कि अगर ये ओजोन लेयर में कोई भी प्रॉब्लम्स आई, मतलब इसकी गैसों में अगर कमी आती है, तो ओजोन लेयर का अगर डिप्लेशन होता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेस क्या है हमारी पृथ्वी की सतह पर इंटर करेंगी, तो यूवी रेस हमारी पृथ्वी पर पहुंचेंगी, तो जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। अंटार्कटिका पर इसकी एक माना भी जा रहा है कि अंटार्कटिका पर यह लेयर बहुत कमजोर पड़ चुकी है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेस हमारी पृथ्वी पर आ रही। तो इनको नुकसान पहुंचाने वाली CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होती है, तो उस कारण से ये क्या है हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। डॉप्सन यूनिट को परिभाषित किया जाता है, तो डॉप्सन यूनिट इसी ओजोन कंसंट्रेशन को मापने के लिए की जाती है। तो इसी ओजोन की सांद्रता को मापने की जो इकाई है उसको डॉप्सन इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, DSSSB PGT 11-21 का क्वेश्चन है। अगला RPSC 2020 का क्वेश्चन है, कौन सी हरित गैस नहीं है? तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर ये कुछ गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे CH4 मीथेन हो गया आपका, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती है। उसके अलावा नाइट्रस N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें अगर ये निश्चित मात्रा में हमारे वायुमंडल में बनी रहे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी सांद्रता कम या ज्यादा होती है तो उससे, तो जैसे हमने देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने आप में एक बेनिफिट है, हमारी CFC गैस अपने आप में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को प्रदर्शित करती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम ज्यादा होती है, अगर हम CFC को ज्यादा पहुंचाएंगे तो वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर था उसमें दिया मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या नहीं आना चाहिए, तो इसमें आपका मीथेन आ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का पार्ट नहीं है। तो कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, तो ये देखेंगे आपका नाइट्रस ऑक्साइड दिया, सारे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस भाग से चर्म कैंसर होता है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस। तो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम की जो अल्ट्रावायलेट रेस है, तो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम मैग्नेट की जो अल्ट्रावायलेट रेस है, इनसे क्या होता है, चर्म कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। UGC नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, KVS PGT 2018, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव एट द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो ये आता है 1.94। तो इसका आंसर क्या लगा लेना, 1 ये डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, तो 1.94 इसका आंसर आप याद रख सकते हैं। वायुमंडल की सांद्रता नापी जाती है, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय। तो वायुमंडल की सांद्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता, जो आर्द्रता हमारे वायुमंडल में होती है, तो आर्द्रता का मापक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर। याद रखना, हाइड्रोमीटर नहीं याद रखना, हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। जोसेफ फोरियर, रोलैंड एम जेम्स हट्टन या मोलिना। तो इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले यह बताया गया था कि हमारे जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, इसका पहला आंसर किसने दिया था, तो जोसेफ फोरियर के द्वारा ये आंसर सबसे पहले दिया गया था। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है,
क्षोभ मंडल में यही आएगा ना इसके बाद, ठीक है। सीडीएस लेक्चरर 2010 का है, जो सॉरी जीडीसी, क्षोभ मंडल में वायु की संचलन किसके द्वारा होता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कि वायु संचलन का जो कारण है वो हमारी संवहनी तरंगें होती हैं। इसको समझ लो जरा। इसके लिए आपको एक बल याद रखना होता है जिसको कहते हैं वायु दाब प्रवणता बल। वायु दाब प्रवणता बल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायु दाब प्रवणता बल क्या होता है इसको समझे जरा। हमारी पृथ्वी की सतह, मान लो कि ये मैंने एक सरफेस एरिया ले लिया पृथ्वी का। इस सरफेस में यहाँ पर क्या है, एक हाई टेम्परेचर बना हुआ है और इस जगह क्या है, लो टेम्परेचर बना हुआ है। अब इस हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जो हवा है वो गर्म होगी और गर्म होकर हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, और ठंडे क्षेत्र में क्या होगा, हवा ठंडी होकर नीचे की ओर आएगी। क्लियर? तो जो गर्म हवा है वो हमेशा यहाँ की जो एयर है वो वार्म एयर होगी। तो वार्म एयर हमेशा ऊपर की ओर उठती है और कोल्ड जो एयर है वो हमेशा नीचे की ओर बैठती है। तो वार्म एयर हमेशा नीचे से ऊपर जाती है और कोल्ड एयर हमेशा ऊपर से नीचे आती है। तो इसको कहते हैं हम संवहनीय तरंगें। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है संवहन या संवहनीय तरंग। ये भी संवहनीय तरंगें चाहे ऊपर जाए, ये भी आपकी कन्वेक्शनल करंट है, चाहे नीचे आए। तो जब हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठती है तो ये रिक्त स्थान हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। तो पहले 3 स्टेप याद रखना। पहले हवा हाई टेम्परेचर बनेगा, फिर हवा गर्म होगी, गर्म होने के बाद नीचे का स्थान रिक्त हो जाएगा, तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। और यहां पर भी पहले क्या होगा, हवा ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हवा नीचे आएगी और तीसरे नंबर पर यहां पर प्रेशर पड़ेगा, तो एयर प्रेशर बनेगा हाई प्रेशर। तो इसी हाई प्रेशर और इसी लो प्रेशर को बोला जाता है वायु दाब प्रवणता बल। तो वायु दाब प्रवणता बल का मतलब होता है किन्हीं दो क्षेत्रों में दाब में होने वाला अंतर। तो प्रेशर डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, वायु दाब प्रवणता बल बोला जाता है। इसी वायु दाब प्रवणता बल के अंदर कारण क्या होता है, हवाओं की गति निर्धारित होती है। अगर ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर का जो बेल्ट बना हुआ है, यहाँ पर मान लो अगर ये 100 मिलीबार का प्रेशर है हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर वो मान लो आपका 20 मिलीबार का बना हुआ है, तो इसका मतलब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, यानी कि हवा इस उच्च वायु दाब से किधर जाएगी, इस निम्न वायु दाब की ओर जाएगी। तो हवा इस उच्च वायु दाब से कहां जाएगी, इस निम्न वायु दाब की ओर जाएगी। क्लियर? अगर मैं इस प्रेशर ग्रेडियंट को कमजोर कर दूं, अगर मैं कहूं कि ये 100 मिलीबार से घटकर 50 मिलीबार हो गया, मतलब है ज्यादा लेकिन घटकर 50 मिलीबार हो गया, और यहां पर 20 का 20 मिलीबार है, तो हवा तो भी इस साइड जाएगी। तो हवा तो भी हाई प्रेशर से कहां जाएगी, लो प्रेशर में जाएगी। तो इसका मतलब हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से ही किधर जा रही है, लो प्रेशर में जाएगी। लेकिन ये स्पीड किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो किस स्थिति में हवा की स्पीड ज्यादा होगी। तो जो 100 और 20 का डिफरेंस है, ये जान रहे हैं कि आप डिफरेंस ज्यादा है, 50 और 20 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर जो है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसको पॉजिटिव माना जाता है, इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को नेगेटिव माना जाता है। मतलब यहाँ की हवा तेज और यहाँ की हवा गति धीमी हो जाती है। तो जितना ज्यादा वायु दाब प्रवणता बल, मतलब इसका जो अंतर है, दो वायु दाब क्षेत्रों का अंतर जितना आएगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, और जितना अंतर कम हो जाएगा उतना ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, तो इसका समवहनी तरंगों के कारण बनने वाला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है? तो सोलर विकिरण और पृथ्वी के रेडिएशन को कौन अवशोषित करता है? तो एब्जॉर्बेशन का मेन कारण किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अवशोषण का सबसे बड़ी जो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, सबसे प्रमुख, वो सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेशन का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कैनली हेविसाइड परत के निर्माण यानी कि ई के लिए सौर पराबैंगनी फोटोन किसके साथ प्रक्रिया करती है? तो सोलर अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स रिएक्ट विथ विच पार्टिकल्स ऑफ द, तो अभी हमने बताया था कि आयन मंडल के अंदर ऑक्सीजन के जो अणु हैं, तो आयन मंडल के जो अणु हैं, ऑक्सीजन के अणु हैं, यही यूवी रेस के साथ क्या है, प्रक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका
टेम्परेचर में वृद्धि होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुद्री तल से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडलीय दाब कम हो सकता है? तो 6 किलोमीटर तक तो प्रेशर काफी ज्यादा बना रहता है। इसके ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 6 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। 2015 का क्वेश्चन है। यह है यूपी टीजीटी 2009 का क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? मतलब कौन सी गैस है जो मानव के द्वारा उत्सर्जित की जाती है? सीएफसी, मीथेन, नाइट्रस या हाइड्रोजन। ये सारी प्राकृतिक रूप से निकलती हैं, प्राकृतिक हैं। हालांकि मीथेन में भी मानवीय भूमिका मानी जाती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, कूलर में यूज की जाती है, तो वो कौन सी हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पूरी तरीके से मानवीय गैस है। झारखंड टीजीटी 2017 कहता है विच लेयर कंटेन अबाउट 70% ऑफ द टोटल गैसियस मास ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी या ग्रेविटी होती है वो हमारी किसके पास होती है? क्षोभ मंडल के पास होती है। तो गैसों का आयतन भी सबके ज्यादा किसके पास होगा? स्वाभाविक है, किसके पास होगा? क्षोभ मंडल के पास होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं? तो उल्का पिंड जो आते हैं हमारी पृथ्वी पर, जब हमारी पृथ्वी पर ये उल्का पिंड एंटर करते हैं, जब ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर एंटर करते हैं, तो सबसे पहली जो लेयर है वो हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? क्षोभ मंडल, जो मौसमी घटनाओं के लिए फेमस है। क्षोभ मंडल के बाद मिलेगा कौन सा? समताप मंडल। तो हर मंडल की अपनी एक भूमिका है। तो समताप मंडल तो ये मौसमी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ये आपका O3 यानी कि ओजोन के लिए फेमस है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल। उसके बाद आता है मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर क्या आएगा? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल आपके टेम्परेचर स्थिरता के लिए फेमस है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। तो अगला जो मंडल मिलेगा वो कौन सा होगा हमारा दोस्तों? आयन मंडल। तो इसके बाद आपको मिलेगा आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है वायुमंडल। तो आयन मंडल जो है ये अपना आयनाइजेशन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन होता है जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो जो उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो जब ये उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद जैसे ही ये आयन मंडल में पहुंचते हैं, तो आयन मंडल के बाद इनमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और ये हमें मध्य मंडल के अंदर, तो ये उल्का पिंड क्या है? इस मध्य मंडल के अंदर आकर पूरी तरीके से क्या है? बर्न हो जाते हैं। तो बर्निंग तो इनके आयन मंडल से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से जो बर्निंग होती है वो हमारी मध्य मंडल के अंदर ही होती है। और आइनोस्फीयर वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो है मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। तो उल्का पिंड इसी में आकर जल जाते हैं। वायुमंडल के किस आधार पर दो प्रमुख परतों होमोस्फीयर एंड हिस्टेरोस्फीयर में विभाजित किया जाता है? तो इनमें देखा जाता है कि इनका केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार का है, जिस आधार पर इनको सम और विषम मंडल में डिवाइड किया जाता है। तो ठीक है, तो जिनको सम और विषम मंडल में हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे कि अगर हम यहाँ पर क्षोभ मंडल हो गया सबसे नीचे आपका, ठीक है, ये आपका मध्य मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, सॉरी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आता है वो आपका आयन मंडल आता है। तो आयन मंडल तक जो हम परत लेते हैं, तो इसको बोलते हैं होमोस्फीयर। कंपोजिशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पर जो गैसों का केमिकल कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है। यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलते, इसलिए इसको सममंडल बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक इज लेयर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स वेट एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इसलिए इसको विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन लेयरें हमारी सममंडल में आती हैं, आयन मंडल और वायन मंडल हमारा विषम मंडल के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से टेम्परेचर में वृद्धि भी होती है। वायुमंडल की लगभग मोटाई कितनी है? तो हमने कहा है कि वायुमंडल जो मैक्सिमम है वो 1000 किलोमीटर तक होता है। तो 1000 किलोमीटर तक हमें क्या मिलता है? वायुमंडल मिलता है, एक्सोस्फीयर मिलता है। उसके बाद से ये आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन के फॉर्मेशन में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण मत कर लेना, तो यहां पर प्रकाश रासायनिक क्रिया काम करती, फोटोकेमिकल प्रोसेस यहां पर वर्क करती है। तो यहां पर क्या करेगी, फोटोकेमिकल प्रोसेस वर्क करेगी। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस आंसर हो गया। इसके बाद है ध्रुवों की और ट्रोपोपोस की ऊंचाई। तो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ट्रोपोपोस का मतलब यहां पर देखो देवनागरी में आ जाता है, इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि आप यूपीपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये चीज बार बार कहता हूं कि आप लोग जब भी आंसर करो उसमें अंग्रेजी को जरूर पढ़ लिया करो। कई लोग ऐसे हिंदी भाषाई हैं कि उन लोगों ने कसम खाई कि हम कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ लिया करो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो तब दिक्कत आती है। तो ये क्षोभ सीमा से मतलब है क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फीयर की सीमा क्या कहलाती है, ट्रोपोपोस। तो अभी हम पढ़ चुके थे कि जब भी हम इसका, देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो हम हमेशा इस तरीके के डायग्राम का प्रयोग करते हैं, ऐसे करके। तो इधर हम ध्रुवों को दिखाते हैं, इस साइड हम भूमध्य रेखा को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 16 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ध्रुव से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जाएगी। तो ध्रुवों की ओर जाने पर हाइट हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो यहां तक समझ में आया। और ये कारण क्या होता है कि इसका, क्योंकि यहाँ पर तो भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ का वायुमंडल ऊपर रहेगा, और इस साइड हमेशा क्या होता है, तापमान कम होता है। तो इस साइड हमेशा क्या होगा, तापमान कम होगा। तो तापमान कम होने के कारण इधर तापमान ज्यादा और इधर तापमान कम होने के कारण क्या होगा कि यहाँ का जो वायुमंडल है वो नीचे रहेगा, इसलिए ध्रुवों पर ऊंचाई कम और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई हमेशा ज्यादा रहती है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई। तो ये आज तक के हमारे लगभग, याद रखना 100 के लगभग हमें क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। छाटा पीटी करने के बाद भी हम देखेंगे तो 35-40 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में और सॉल्व कर सकते। तो ये वायुमंडल के अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वो वायुमंडल की संरचना से संबंधित थे। अगले जो क्वेश्चन हम करेंगे वो वायुमंडल की गैसों से करेंगे। तो हालांकि मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन गैसों वाले क्वेश्चन है वो इसमें ज्यादा रहेंगे, और भी कई जो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, जितने भी लोग क्लास देखते हैं मेहरबानी करके सभी लोग कमेंट करके बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। उसी हिसाब से हम आगे की क्लासों की प्लानिंग करेंगे, मोटिवेशन मिलता है। तो इतना तो गुरु दक्षिणा में आप लोग दे सकते हैं कि क्लास में एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें। ठीक है, ये सभी से निवेदन है, जितने भी लोग ऑनलाइन क्लास देखते हैं सभी लोग, टीचर आपसे जो ले रहा है वो सिर्फ एक लाइक शेयर कमेंट ही मांगता है, इससे ज्यादा हम लोग आपसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे। तो अगली जो क्लास है वो इसी टॉपिक की होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।